गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसा रहा आपका वीकेंड? क्या आपने बैकलॉग कवर किया? आपका जिन बच्चों ने रिवाइंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया, टेस्ट कैसा गया बेटा? आपको टेस्ट के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आपको बन रहे हैं क्वेश्चन आपको? ठीक है, क्योंकि देखो जो अभी रिवाइंड टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट चल रहे हैं अभी ना, वो सब कुछ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमको मान लो 700 से ऊपर स्कोर करना है, 700 प्लस हमको जाना है, तो क्या हमको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े या नहीं पढ़े हम? और दूसरा कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया कि सर जो सिलेबस दिया है वो एनएमसी ने दिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है, तो क्या एनटीए उसको मानेगा? एनटीए इज ए नो ट्रस्ट एजेंसी, कुछ भी कर सकता है एनटीए। देखो बेटा, सिंपल सी प्रैक्टिकल बात यह है कि नई वाली एनसीईआरटी में टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, मतलब नई वाली एनसीईआरटी जो है उसके अंदर डाइजेशन चैप्टर है ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स है ही नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन है ही नहीं है। ठीक है, अब जब टेक्स्ट बुक जो सरकारी टेक्स्ट बुक है उसमें यदि चैप्टर ही नहीं है और क्वेश्चन यदि उसके अलावा आता है, तो बच्चे हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं। बच्चों के पास हमेशा ऑप्शन है लिटिगेशन में जाने का कि भाई आपने सिलेबस ये था, आपने ये क्वेश्चन यहाँ से दिए, हमारा बच्चा, क्या आप ट्यूशन लॉबी से मिले हुए हो? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है फंड कर रहे हैं, जो आप उनको प्रमोट करने के लिए सब कर रहे हो? तो गवर्नमेंट कभी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो 99.9%, मैं 0.1% फिर भी छोड़ रहा हूँ, 99.9% ये है कि जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर ही पेपर आएगा। 0.1% सेफ्टी वॉल्व के तौर पे हमें ये सोचना चाहिए कि जो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, वहां पर आपको उस पुराने सिलेबस के कुछ क्वेश्चन दिख सकते हैं। दूसरा इसके अलावा ये है कि पुराने सिलेबस के वो वाले पोर्शन के पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ सकता है जो नए सिलेबस के किसी चैप्टर से लिंक है। वो जैसे आप डाइजेशन को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फ्रॉक के अंदर दे रखा है, आगे जब आप एंडोक्राइन में जाते हो तो पेनक्रियास का जिक्र आता है, लिवर का जिक्र आता है, तो आपको यदि इसका एंडोक्राइन फंक्शन मालूम है आपको, तो एक्सोक्राइन फंक्शन मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एज ए ग्लैंड उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बायोमेंटर से पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल अक्षरश फॉलो कीजिए, कुछ इसके अलावा नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना, मतलब जितनी चिंता आपको आपकी सफलता की है उससे डबल दुगनी चिंता हमें है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता की। ठीक है ना, मतलब बायोमेंटर सस्टेन करता है और उसका एक अपना अस्तित्व जो है ना वो सिर्फ आपकी सफलता के कारण है। ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं तो बायोमेंटर अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा है तो बायोमेंटर अच्छा है। ठीक है ना, तो मेरा पॉइंट वही है आपसे कि यदि हम यहाँ पर कहें यहाँ पे कि हमें जो है वो कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए, तो जो आपसे कह रहे हैं वो आपको फॉलो कीजिए, और जो भी नया पोर्शन ऐड हुआ है वो हम बेटा आपको कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे ऐप पर हो, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, अब ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। आज की मॉर्निंग मोटिवेशन की बात क्या? देखो, आप में से कई बच्चों ने मुझे बहुत अच्छी बात लिखी। एक बच्ची ने मुझे कल लिखा कि सर मैं 2019 में आपकी कमांडो थी और उसके बाद फिर मैं कुछ और करने लगी हूँ, लेकिन अभी भी मैं आपका मॉर्निंग मोटिवेशन देखती हूँ और 1000 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। मैं लगातार जो है वो उनको सारे सीजन मैंने देखे, हार्ट कनेक्ट के सीजन मैंने देखे। अच्छा, आप हार्ट कनेक्ट सीरीज को दोबारा शुरू कराना चाहते हैं क्या? तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो उसने कहा कि सर मेरी लाइफ में बड़ा फर्क पड़ा है, जीवन में बड़ा फर्क पड़ा है, और मैं आपको बोलूँ कि मुझसे मेरे मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन को दी मैं खुद एक बाहरी व्यक्ति बन के उसको मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, मेरे एपिसोड बहुत ज़्यादा इंगेजिंग, बहुत इंटरटेनिंग नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी गुड ऑरेटर, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, बहुत अच्छा जो है वो इंगेजिंग एपिसोड है, बहुत विजुअली बहुत वैसा नहीं बनाता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो कनेक्ट करती है आपको और मेरे को वह है मेरी ईमानदारी और आपकी ईमानदारी। आप ईमानदारी से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और मैं ऑनेस्टली उन चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर दिन कई किताबें पढ़ता हूँ, हर दिन कई चीज़ें देखता हूँ मैं उनमें से अच्छा सार निकाल कर आपको तक पहुँचाता हूँ मैं। तो हमारे और आपके बीच में मालूम है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ के बजाय हमारे और आपके बीच में जो चीज़ का तार बना हुआ है ऑनेस्टी, ईमानदारी आपकी अपने लिए, ईमानदारी मेरी काम के लिए, और ऑनेस्टी इज दी ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी हमेशा एक बेस्ट पॉलिसी होती है। ठीक है, खैर हम सब का अपना एक व्यक्तिगत मिशन होता है, पर्सनल मिशन पे होते हैं।
याद रखिए, जैसे एक योद्धा होता है उसका अपना एक मिशन होता है, एक वॉरियर का अपना एक मिशन होता है, एक सोल्जर का अपना एक मिशन होता है, कमांडो का अपना एक मिशन होता है, वैसे ही हम सबके भी अपने अपने व्यक्तिगत मिशन होते हैं। चाहे हम मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, ना कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज में हो ना हो, जिंदगी में हम कुछ भी कर रहे हो, हमारे सबके अपने एक पर्सनल मिशन होते हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत लड़ाइयाँ होती हैं। हमारी उन लड़ाइयों को हमें पल पल लड़ना होता है और उनको जीत कर हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, मेरे और आपके बीच में यदि हम लोग बात करें कि प्रायोरिटीज क्या है मेरी आपकी, तो शायद हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग होंगी, लेकिन हम उनको कैसे टैकल करते हैं, कितना गंभीर है उनके लिए और कितना हम उनसे सीखते हैं उन चीज़ों से हम, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है जो है वो ये बुक है, बड़ी फेमस बुक है ये, द हैबिट ऑफ 77 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, स्टीफन आर कॉवी की बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन मेरे पास है इसके। ठीक है, तो इस किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है, मतलब उसने जो है वो व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ ने लाइनें लिखी हैं जो आपको हमको मतलब यदि हम उनको ध्यान से सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत काम की हों। पहले घर पर सफल बनो। हम क्या करते हैं, हम बाहर जाकर सफलता के झंडे गाड़ने का सोचते हैं, लेकिन घर में हम अपनी लड़ाई हार रहे होते हैं। घर में हम अपने साथ अपने परिवार से, अपने क्लोज लोगों से हम लोग जो है वो डिटेच हो गए होते हैं, उनसे अलूफ हो गए होते हैं। उनको हम शामिल करना, हम चाहते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तब शामिल करेंगे, तब तक वो बहुत दूर हो चुके होते हैं, बहुत दूर हो चुके होते हैं। तो पहले तो आपको अपने घर के अंदर आपका व्यवहार, आपका जो भी आप किसी फीलिंग को आप रेसिप्रोकेट करना जिसको बोलते हैं कि उसने कुछ कहा तो आपने उस फीलिंग को कैसे लिया आपने, आप वहां पे ईमानदार बनिए, घर में आप सफल बनिए। तो क्या लिखा है, पहले घर पर सफल बनो, ईश्वर की मदद चाहो और उसके योग्य बनो। या एक बात मान लीजिए, इस बात को मैं बिल्कुल कहता हूं कि आपसे कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, ईश्वर को बहुत मानता हूं मैं, लेकिन ये है कि मैं ईश्वर के कौन से रूप को मानने की आप बात कर रहे हो, वहां पे थोड़ा मेरा मतभेद आपसे हो सकता है। मनभेद नहीं बोलूंगा, मतभेद बोलूंगा कि भाई मैं श्री राम, प्रभु श्री राम को मानता हूँ, मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, तो मैं जो है वो जो है अल्लाह का भी सम्मान करता हूँ, मैं जीसस को भी उतना ही मानता हूँ, मैं वाहेगुरु को भी उतना ही मानता हूँ मैं। ये मेरी मतलब मेरी इनबिल्ट है, ये वो बचपन से ही। इसको मैं बोलूँ किसी की विचारधारा मुझे जो है कोई मुझे अफेक्ट कर देगी, कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब मैं जब छोटा बच्चा था तब कभी सड़क से हम लोग कभी जाया करते थे, रोड से मान लो बस से जा रहे हैं या कार से आ रहे हैं, तो रास्ते में कोई यदि मजार दिखी, मस्जिद दिखी या मंदिर दिखा या गुरुद्वारा दिखा या चर्च दिखा, तो मैं हर जगह जो है सिर झुकाकर हाथ आशीर्वाद मांगकर आगे बढ़ने की कोशिश करता, बस में बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे। तो मेरे एक साथ एक ड्राइवर हुआ करता था, लखन भैया, वो बोलते थे कि मेरा घर का नाम गोल्डी है, गोल्डी भैया आप तो जो है वो तो मस्जिद थी, वहां भी आप हाथ जोड़ लिए, वो तो ऐसे करते हो, आप ऐसे हाथ जोड़ रहे हो उनके, वो चर्च था, चर्च में तो जूते पहन के जाते हैं आराम से, है ना, ऐसे मतलब वहां पे तो ऐसे थोड़ी ना हाथ जोड़ते जाके। फिर मैं बोलता था मैं तो इतना मानता हूँ ईश्वर का घर है, यहाँ नहीं वहां होगा, वहां नहीं वहां होगा, और तुम और हम समझ जाए तो वो ईश्वर ही किस काम का। यदि हम तुम जो है वो उसकी महिमा को समझ जाए तो फिर तो हम आम आदमी, हम खुद परमात्मा बन गए। हम ढूंढ रहे, खोज रहे, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे उसको। तो ये मेरे व्यक्तिगत, तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ये है कि आप ईमानदारी से प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करें और किसी भले काम के लिए आगे बढ़े, तो उससे ईश्वर आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो लिखा है पहले घर पर सफल बनो, ईश्वर की मदद चाहो, उसके योग्य बनो, ईमानदारी का कभी समझौता मत करो, ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ, ऑनेस्टी विथ अदर्स, कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए उसको। जो लोग शामिल हैं उन्हें याद रखो, जो भी आपकी सफलता में आपके लिए रोल प्ले करते हैं उनको याद रखो। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वेंट से लेकर टॉप तक जो लोग हैं, सबका हर एक का कंट्रीब्यूशन मेरी पर्सनल डायरी में नोट होता है कि इन लोगों ने कितना रोल प्ले किया इस चीज के लिए। कोई यदि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो उसको भी मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता तब बोलते भैया अब रहने दो यार, अब नहीं हो पाएगा, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इसको लेके। मेरे यहाँ से किसी को मैंने बाहर भी किया तो मैंने ये बोला है कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, इसलिए हम अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो ईमानदारी का कभी समझौता मत करो, जो लोग शामिल हैं उन्हें याद रखो, निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सुनो। एक तरफा कान भर दिए किसी ने आपने निर्णय ले लिया, वो मत कीजिए। ठीक है, दूसरों की सलाह लो,
जो योग दूसरों की सलाह लेने का मतलब है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। अब आप डॉक्टरी की सलाह ले रहे हैं एक कॉमन लेमैन से, उसने बोला अरे भाई ये जड़ी बूटी किसके खा लो, और डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हैं आप, तो गलती कर रहे हैं। सलाह किससे लेना है उसके भी कि भाई आप पारिवारिक सलाह आप बाहर वाले व्यक्ति से कैसे ले सकते हैं, परिवार में ही लेना पड़ेगी किसी से, ठीक है। जो नहीं है उनका बचाव करो। कोई पीठ पीछे यदि किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसको, यदि वहां प्रेजेंट नहीं है तो आप रहने दो उसको। एक बार सुकरात के पास उनका एक दोस्त आता है, कहानी छोटी सी है। सुकरात के पास उनका एक दोस्त आता है और वो चूंकि सुकरात का अपना एक ग्रुप था, 2-3 लोगों का ग्रुप था, तो उनके क्लोज फ्रेंड थे 4-5 लोग। तो वो आके बोलता है कि यार अपना जो क्लोज फ्रेंड है उसके बारे में मैंने एक बात सुनी और वो बात जो है वो बड़ी मतलब तुमको, तुम्हारे दिल को हिला देगी बात, ये मन तक तुम्हारा हिल जाएगा पूरा, ऐसी बात सुनी है। सुकरात बोलता है रुक जा भाई रुक जा, पहले उसको 3 छलनी में छानते हैं हम, फिर आगे बात करेंगे। पहला तो ये है, क्या तुम प्रत्यक्ष गवाह हो कि तुम्हारे सामने वो बात कही गई है, तुम्हारे सामने वो घटना घटी, क्या तुम प्रत्यक्षदर्शी हो उस चीज के? बोलता नहीं नहीं, मैं तो बाजार में था तो वहां पे 4 लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बात सुन के आया। मतलब तुमने खुद देखा नहीं है, तुमने खुद सुना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बताओ मेरे को कि वो जो बात थी, वो बात क्या मेरे काम की है? उससे मुझे डायरेक्ट कोई प्रत्यक्ष कोई फायदा होगा उस बात से कि यदि वो बात को मैं सुन लूंगा तो मेरा कोई फायदा होगा, प्रत्यक्ष कोई फायदा होगा? बोलता नहीं ऐसा तो नहीं है, अपने दोस्त के बारे में बात कह रहे थे वो लोग, तो हमने कहा तुमको बता दें हम जाके अनकित के, तो मतलब मुझे कोई डायरेक्ट फायदा, मुझे कोई उस बात को सुनने से नहीं होगा, है ना। कोई डायरेक्ट फायदा मेरे को नहीं होगा, पक्का? बोले हाँ नहीं होगा। क्या वो बात अच्छी है? तारीफ की हो किसने? अच्छा नहीं यार अच्छी बात का, वो तो बुराई कर रहे थे। और बोला बात अच्छी भी नहीं है। नंबर 1 तुमने खुद सुना नहीं, उससे मुझे कोई फायदा नहीं, और बात अच्छी भी नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं? तो रहने दो उसको, मेरा मित्र अच्छा है वो, क्योंकि तुम 3 छलनी पे तुम फेल हो गए हो। तो जो दूसरे आपके साथ नहीं है उनका बचाव करो, निष्कपट परंतु निर्णायक बनो। आप मन में कपट मत रखिए, जज मत कीजिए किसी को, लेकिन निर्णय लीजिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। निर्णायक का मतलब कि मैं अपने लिए निर्णय ले रहा हूं, किसी को जज नहीं कर रहा, किसी की पर्सनालिटी को मैं लेवल नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या करना है ये मैं तय कर रहा हूं, ठीक है। हर साल एक नई योग्यता सीखो, कल के काम की योजना आज बनाओ, इंतजार करते समय आगे बढ़ो, इंतजार करते समय आगे बढ़ो, सकारात्मक नजरिया बनाए रखो, स्वयं को और अपने काम को व्यवस्थित करो, गलतियों से मत डरो बल्कि उनके प्रति रचनात्मक, सकारात्मक और सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं के अभाव से डरो। मतलब आप गलती करने से मत डरिए, परंतु कोई यदि क्रिटिसाइज करता है आपको उस गलती के लिए कि भाई तुमने ये काम ठीक से नहीं किया है, तो उसको पॉजिटिव लो, उसको बुराई मत समझो, उसको सोचो कि ये मेरे को मौका दे रहा है काम को सुधारने के लिए, पॉजिटिव लीजिए उसको, क्रिएटिव बनिए उस चीज के लिए। गलती तो होगी, काम करोगे तो गलती होगी। मेरी टीम में भी कुछ लोग ऐसे जिनको यदि मैं कोई गलती पॉइंट आउट करता हूं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि आप हमने मेहनत करके इतना लाया और सर ने गलती निकाल दी। भाई मेरे को, मैं उनको यही बात बोलता हूँ, ये जो भी कंटेंट या कोई भी चीज़ आगे जा रही है वो मेरे नाम से आगे जा रही है, और मेरा नाम खराब हो इसकी परमिशन तो मैं किसी को दूंगा नहीं। तो मैं चेक करता हूँ, और चेक करने पर मुझे गलती मिलती है, बोलता गलती सुधारो। तुमको लगता है कि अरे यार ये तो मतलब हमारी खोट निकालने सर बैठे, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं है। उनको, उनमें से कुछ लोग ऐसे जो अपनी गलती को झट से स्वीकार कर, हाँ सर ये गलत हुआ अगली बार नहीं करेंगे, और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ जाते हैं। और जो गलती को लेकर जो है पकड़ के बैठे रहते कि बुराई कर दी, सर ने डांट दिया, सबके सामने बोल दिया हमको, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो गलती करने से जिंदगी में कभी मत डरना। गलती क्या, कोई यदि आपको बोलता है कि भाई ये गलत है तो उसको तुम इम्प्रूव करो, इम्प्रोवाइज करो, चांस है तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का वो, ठीक है। फिर जितना बोलो उससे दुगना सुनो, ये नियम बना लो। डबल सुनना है, 1 गुना बोलना है, 2 गुना सुनना है। अपनी सभी योग्यताओं और प्रयासों को हाथ के काम पर केंद्रित करो, जो अभी कर रहे हो उस पर फोकस करो, जो तुम्हारा इमीडिएट मिशन है उस पर पूरा फोकस करो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा वो छोड़ दो, आज का तुम्हारा टास्क है उसे अच्छे से पूरा करो, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बड़े, मतलब ये जो बुक्स, ये समझ लीजिए ये जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक में से, इसकी 25 मिलियन कॉपी, 25 मिलियन से अधिक कॉपी बिकी है। इसकी, क्या होता है 25 मिलियन कॉपीज?
1 मिलियन 10 लाख, बहुत सारी कॉपी भी की है। तो इनमें कुछ बात है इन बुक्स में। जो लोग एमबीए करते हैं, आईआईएम में जाते हैं, वहाँ भी उनको भी ये बुक पढ़ने को रिकमेंड किया था। तमाम दुनिया के जितने बड़े सीईओ सब ये बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बेटा हम अच्छी चीज़ों को सीखें, ग्रास्प करें हम, और अपने काम पे फोकस करें। ठीक, चलिए ठीक है। मतलब आप बोलोगे सर सुबह सुबह 15 मिनट पकड़ के आप हमको खूब सारा ज्ञान हमारे अंदर ठूसने की कोशिश करते हो। ये मैं अपने लिए भी सीखता हूँ। तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए होता सेशन ये मैं अपने लिए भी सीखता हूँ। मैंने अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट देखे रोज में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।